Hello students, Assalamu alaikum. This is Engineer Umair, your aptitude teacher, and welcome to my 7th lecture. Make sure कि जो 7th lecture है ये हमारे पास पास पेपर सीरीज़ का 7th lecture है, ना कि ये जो हम चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका, ठीक है। उसके तकरीबन मेरे ख्याल 10 लेक्चर्स हो चुके हैं। सो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। पास पेपर जो है लास्ट टाइम मैंने मेहरान का अपलोड किया था 2019। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने 2018 को भी कंपाइल करके उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लो, अपने पास नोट डाउन करना शुरू कर दो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। अच्छा, मेहरान का पेपर मैं आपको पहले बता दूं कि भाई 15 मिनट्स आपके पास होते हैं, जबकि 25 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। तो ये कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं देता। हाँ, कंसेप्चुअल होते हैं, थोड़े से डेफिनेशन बेस होते हैं, बस ये चीज़ों को आपको पता होने चाहिए। तो लेक्चर्स को इस तरीके से नोट करना कि आपको अंदाज़ा होता रहे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन से चैप्टर मेहरान के लिए ख़ास तौर पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, वी कैन राइट 1 किलो एज, 1 किलो को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, ये मैंने अपना लेक्चर डाला था एक यूनिट कन्वर्जन का, उसको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, आई के बटन में दे दूंगा। बहरहाल मैंने ये कुछ सिखाया था कि 2 फिंगर से आपने कैसे डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा याद कर लो। फर्स्ट फिंगर से एक्सपोनेंट 1, एक्सपोनेंट 2, एक्सपोनेंट 3, देन एक्सपोनेंट 6, एक्सपोनेंट 9, एक्सपोनेंट 12। तो किलो के लिए 3 होता है तो हम एक्सपोनेंट 3 लेंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं एक्सपोनेंट 6, 9, एक्सपोनेंट 3, एक्सपोनेंट 2। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हुआ? एक्सपोनेंट 3। चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स से लिया गया है, तो चैप्टर्स भी मैं साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, मैंने तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नाउ सेकंड आता है इन एम के एस सिस्टम। एम के एस सिस्टम और एस आई सिस्टम तकरीबन सेम है, ठीक है। एम के एस सिस्टम से मुराद, अगर आप एम एल टी को देखते हैं तो इसमें मास जो होगा वो किलोग्राम में होगा, जबकि लेंथ होगी मीटर में और टाइम तो सेकंड में होता है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, क्या होगा? एम एम ऑफ एच जी, पास्कल, एटमॉस्फेयर, डाइन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होती। हाँ, इसमें कन्फ्यूजन होती है कि हम एटमॉस्फेयर लिख दें, क्योंकि ऐसा यूनिट ज़्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा होता है तो एटमॉस्फेयर लिख कर आ जाते हैं। तो याद रहे, जो इसका एस आई यूनिट है वो है पास्कल, और एम के एस यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है? पास्कल, ठीक है। इसके अलावा एक और यूनिट हो सकता था, पास्कल की जगह पे वो दे सकता था आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, क्योंकि हमें पता है प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया के। तो फोर्स की जगह पे न्यूटन, एरिया की जगह पे मीटर स्क्वायर। राइटिंग अच्छी नहीं है यार, प्रैक्टिस नहीं है मेरी, बस सिंपल सी बात है पेन से लिखने की, ठीक है। सो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 1 अगेन स्कोप ऑफ फिजिक्स, 2 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। इफ अ वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर देन इट्स एक्स कॉम्पोनेंट विल बी। बोलता है अगर कोई वेक्टर ए है तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो कोई वेक्टर ए है तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक वाई कंपोनेंट और एक्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप 2 चीज़ों को याद रखो, थीटा के सामने वाला, थीटा के कोने वाला। थीटा के सामने वाला, थीटा के कोने। थीटा का कोना ये है, थीटा के सामने वाला ये है। तो यहाँ देखो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ। हाँ, अब देखो थीटा के कोने वाले से को यानी कि कॉस लगेगा इसके साथ, थीटा के सामने वाला से एस, इट मीन्स कि साइन लगेगा। तो याद रखना कि वर्टिकल कंपोनेंट के साथ हमेशा साइन लगता है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हमेशा कॉस लगता है। एस कंपोनेंट क्या होता है? एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। इट मीन्स कि ए के साथ मैं क्या लगा दूं? कॉस थीटा, क्योंकि ए थीटा के कोने वाला होता है। तो चलिए, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अब ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास क्या है? कॉस थीटा, ए कॉस थीटा होना चाहिए एक्स कंपोनेंट के लिए। सो हमारे पास अब ये 2 ऑप्शन रह जाते हैं ना। अब एनालिटिकल थिंकिंग करेंगे। नाउ आपको पता है कि x पे जो चीज़ पड़ी होती है उसके लिए कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है डायरेक्शन बताने के लिए? वो होता है बेटा i, जबकि j होता है y को बताने के लिए। सो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हुआ? i वाला, a cos i, ओके। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर से लिया गया है। सो 2 क्वेश्चन उसके हो गए। अब इस पे आ जाते हैं। इफ आई जे के, यहाँ पे कैप लगाना मैं भूल गया, I j k are the unit vectors along x, y and z axis respectively, then I dot j equals to j dot k equals to k dot I equals to what? ऑप्शन दे दिया उसने 1, -1/2, -1 और 0। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि जब भी डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट में याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में कोई भी वेक्टर्स, वो तमाम वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर्स हों तो वो हमेशा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। उनका प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है डॉट प्रोडक्ट में, याद रखना। सिंस आई जे के आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी हमेशा 0 हो जाएगा। सो इसलिए आई डॉट जे भी 0, जे डॉट के परपेंडिकुलर 0, के डॉट आई परपेंडिकुलर 0। तो सबका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर से लिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। द यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इज, एक यूनिट वेक्टर है किसी भी ए वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 है। मैग्नीट्यूड को बोले तो ए और यहाँ पे 2 डंडियाँ लगा दो, ये होता है मैग्नीट्यूड। अब देखो लेक्चर को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग अप्रिशिएट ज़रूर किया करो, लाइक कर दिया करो या शेयर कर दिया करो दोस्तों में, ठीक है। सो ए बी सी और डी ऑप्शन है ए स्क्वायर 2 स्क्वायर बाय 4 a/2। अब कैसे निकालें भाई, अगेन ये वेक्टर से लिया गया है। अच्छा अब यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर है उसको निकालने के लिए उस वेक्टर को लिख दो IJK में या फिर सिंपली उस वेक्टर का नाम लिख दो और उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो सिंस हमारे पास वेक्टर क्या है, ये है, अगर इसका यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, अगर उसका मैग्नीट्यूड 2 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा a/2। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया D a/2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो सवाल हो गए ना हमारे पास, ठीक है 3 हो गए वेक्टर के। नाउ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, बहुत सिंपल है, आप कहोगे मैथमेटिकल फॉर्म न्यूटन लॉ सेकंड लॉ की क्या है, F=m है। चलिए m=a/f, m=fa, f=m/a, m=f/a। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखो यहाँ पे अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा Fm=a। यहाँ तो सिंपली ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ऐसा कभी हमने देखा नहीं है, 2 ऑप्शंस कट गए। इधर देखो तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो AF=m, ये भी नहीं होता। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल के आता है F=ma, विच मीन्स F=ma, तो सेकेंड लॉ। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। चैप्टर नंबर 3 मोशन से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th इलास्टिक कोलिजन इज दैट कोलिजन ड्यूरिंग विच, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि बिफोर आफ्टर कोई वर्क या एनर्जी में चेंज नहीं आता। चलिए देखते हैं ऑप्शन। मोमेंटम इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व, मास इज कंजर्व, बोथ ए एंड बी। भैया मास तो हमेशा सेम ही रहना है हर जगह, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। अब रहता है इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, तो याद रखना इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बोथ रिमेन कंजर्व्ड। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या हो गया, मोमेंटम और एनर्जी बोथ। इट मीन्स कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर द इलास्टिक कोलिजन। चैप्टर नंबर 3 अगेन मोशन काइनेमेटिक्स। आगे बढ़ते हैं। 8th आता है, when an object is thrown upward making an angle theta with the horizontal and move freely under the action of the gravity, the motion is called। अब आपने किसी बॉल को किसी भी चीज़ को ऊपर फेंक दिया, एंगल बनाया, जब एंगल बना देता है तो वो कैसा मोशन हो जाता है, चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल वाला। तो यहाँ ये तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन है कि अगर वो एक एंगल बनाए और फिर वापसी गिरने की वजह जो हो वो ग्रेविटी हो, यानी कि अब वापसी जो गिर रहा है वो ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, तो ये तो उसी का मोशन होता है, किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी। तो बता दो किस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशंस, प्रोजेक्टाइल मोशन वाले में से। नाउ 9th पे आते हैं। द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड टॉर्क्स विल बिकम इक्वल टू व्हाट, 1, 0, इक्वल और 4। तो यहाँ पे याद रखना इक्विलिब्रियम की हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी। पहली कंडीशन आती है, फर्स्ट कंडीशन इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स और वाई इज इक्वल टू 0, जबकि सेकंड कंडीशन होती है द सम ऑफ ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि फोर्सेस और टॉर्क्स जब इक्वल हो जाए इनका सम, तो हमेशा ये क्या होंगे, हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो आंसर क्या होगा हमारे पास 0। चैप्टर नंबर 5 टॉर्क से लिया गया है। देखो 4 से एक हमारे पास आया सिर्फ। चलिए 10 पे आते हैं। अ सैटेलाइट रिमेन्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो घूम रहा होता है इस सैटेलाइट, लेकिन वो किसकी वजह से बैलेंस हो रहा होता है, इस प्रोवाइडेड बाय का मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किससे बैलेंस हो रही होती है। सो बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द सन, नो। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, द रॉकेट इंजन अटैच टू द सैटेलाइट, सैटेलाइट को जब फेंक दिया एक बार तो रॉकेट इंजन का कोई काम नहीं रह गया, नन ऑफ दिस। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जो उसको एक दायरे में रखता है ताकि वो रोटेट होता रहे अर्थ के अराउंड, ऑर्बिट करता रहे। सो चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन से लिया गया है।
एक सवाल ग्रेविटेशन का। नाउ द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज नोन एज, वो फोर्स जो मोशन की जिम्मेदार है प्लैनेट्स के, यानी कि प्लैनेट्स के रोटेशन, रिवॉल्व, स्पिनिंग और ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, वो कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो अर्थ को सन के अराउंड घुमाने पर मजबूर करती है। तो चैप्टर नंबर 6 अगेन ग्रेविटेशन से लिए गए 2 सवाल हो गए। नाउ 12 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 7 वर्क एनर्जी से लिया गया है। अ फील्ड इज सेट टू बी कंजर्वेटिव फील्ड। तो याद रहे ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होती है? कंजर्वेटिव फील्ड होती है। तो शायद ये एमसीक्यू आ जाए कभी, तो याद रखना ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होती है? कंजर्वेटिव फील्ड। अच्छा, यहाँ पे तो खैर बोलता है द फील्ड इज सेट टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इज व्हाट? पॉजिटिव, नेगेटिव, मैक्सिमम और जीरो। अगर टोटल वर्क डन हमारे पास क्या हो जाए? जीरो हो जाए, यानी क्या भाई, एक बॉडी एक क्लोज पाथ है, मैं यहाँ से दूसरे कमरे में गया, ठीक है, मैंने एक डिस्प्लेसमेंट में कवर किया लेट से 10 मीटर्स, उस पर फोर्स लगाई, फिर मैं वापसी आ गया 10 मीटर फोर्स लगा के। तो देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, वापसी उसी पॉइंट पे आ गया। क्या जो बाद में आने वाला शख्स बोल सकता है कि ये ऑब्जेक्ट कभी हिली थी, इसमें कभी वर्क हुआ था, कभी इसने डिस्प्लेस किया था? नहीं किया था। इसीलिए क्लोज पाथ में जब आप घूम के वापसी एक ही जगह पर आ जाओ तो ये हमारे पास हमेशा क्या बनाती है? कंजर्वेटिव फील्ड। और ये उस वक्त होता है जब वर्क डन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो चैप्टर नंबर 7 वर्क एनर्जी। आगे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, अगेन चैप्टर नंबर 7 वर्क एनर्जी। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है भाई? कैलोरी, जूल, स्लग्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत आसान सवाल है, मैंने आपको बताया 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, इसलिए आसान देता है वो। बी है जूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, हाँ ये शायद आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता क्या है पहले ये देखना है हमें। ऑप्शन दे दिए, वॉट पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी पर मीटर स्क्वायर, अर्ज, जूल्स पर सेकेंड स्क्वायर, डाइन पर सीएम स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, नाउ अब हमारे पास पहले डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा चेंजिंग भी हो सकती है, कुछ भी सवाल कर सकता था वो। Now, intensity of sound is defined as the amount of sound energy emitted perpendicular to the vibratory body. This is not as much important. The amount of sound energy per unit time per unit area. अगर मैथमेटिकली बोलूँ तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि इंटेंसिटी इक्वल्स टू साउंड एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम। अगर गौर से देखो मेरा बच्चा, तो ये साउंड एनर्जी पर टाइम, एनर्जी का यूनिट जूल, वर्क का यूनिट जूल। बेटा अगर यहाँ पे वर्क लिख देता है एनर्जी की जगह पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वर्क अपॉन टाइम हमें पता है क्या होता है? पावर। पावर का यूनिट बोलो क्या होता है? वॉट। आ रही है बात समझ में? चलिए अब नीचे क्या रह गया? एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, या क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर, तो मीन्स के मीटर का स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बना? वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग चलाना। चैप्टर नंबर 8 वेव्स एंड साउंड। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोट्स एंड एंटी नोट्स इज द सेम और इक्वल टू। दो कंसेक्यूटिव नोट्स और एंटी नोट्स, यानी कि दो साथ साथ नोट्स और एंटी नोट्स के दरमियान में डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है? हाफ ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि हाफ लैम्डा, डबल द वेवलेंथ 2 लैम्डा, वन कंप्लीट वेवलेंथ मीन्स लैम्डा, 3 टाइम्स ऑफ द लैम्डा मीन्स 3 लैम्डा। तो यहाँ पे देख लो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोट्स, यहाँ मैं एडजेसेंट नोट्स की बात कर रहा हूँ, आप कंसेक्यूटिव नोट्स भी बोल सकते हो, ठीक है, साथ साथ वाले, और टू एडजेसेंट एंटी नोट्स इज हाफ लैम्डा। बेटा देखो यहाँ से दो कंसेक्यूटिव एक के बाद दूसरा, इनके दरमियान में कितना है? देखो ये अगर मैं पूरा चक्कर ले लूँ तो मेरे पास एक वेवलेंथ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? आधी का, क्योंकि ये पूरा बनाता है, आधी ये और आधी ये मिलके बनाती है। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या है? ट्रफ का डिस्टेंस या फिर क्रस्ट का। तो इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा बाय 2। तो हाफ ऑफ द लैम्डा, लैम्डा जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन अगेन। नाउ इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज गिवन बाय, सब्सक्राइब कर दो भाई, d इक्वल्स टू एम लैम्डा, d इक्वल्स टू 2m लैम्डा, d इक्वल्स टू हाफ, d क्या है? डिस्टेंस है, वो जो लेंसेज के दरमियान में डिस्टेंस होता है, ठीक है, अगर आपको याद हो। खैर d इक्वल्स टू एम लैम्डा, d इक्वल्स टू एम लैम्डा, d इक्वल्स टू हाफ एम लैम्डा, नन ऑफ दीज। वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके? तो याद रखना इसका फॉर्मूले का आंसर क्या है? d इक्वल्स टू हाफ एम लैम्डा। m क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है, ब्राइट डार्क जो भी है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, लैम्डा वेवलेंथ है, तो हाफ एम लैम्डा इसका करेक्ट आंसर है।
तो चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन. नाउ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट हैव डैश वैल्यू. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी और लाइट की वेलोसिटी में क्या आपस में रिलेशन है. देखो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमने पढ़ा था, याद है थ्योरीज जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी नेचर ऑफ लाइट की. तो नेचर ऑफ लाइट कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट. तो करेक्ट आंसर क्या है, सेम, क्योंकि लाइट इटसेल्फ जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो जो लाइट की वेलोसिटी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी. सो इट मींस कि बोथ हैव द सेम वैल्यू. नाउ 18 आता है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नन ऑफ दीज. इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है. देखो इंटरनल एनर्जी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, और मोर ओवर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. सिंस इंटरनल एनर्जी याद करो कि जब हमने हीट पढ़ा था तो हीट में हम जब आइसोथर्मल होता था, यह बताने का मकसद ये है कि अगर ऐसा भी एमसीक्यू आ जाए ना, ठक करके तुम दे दो कि हाँ सर ने बताया था, मैं जल्दी से लिख देता हूँ, ठीक है, वहाँ पे सोचना नहीं होता. तो इंटरनल एनर्जी बेटा हमेशा इंटरनल एनर्जी उस वक्त कांस्टेंट होगी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. टेम्परेचर किस प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में. तो ऐसा सवाल आ सकता था कि आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है. किसकी वजह से, टेम्परेचर कांस्टेंट की वजह से. सो जहाँ पे कहता है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. टेम्परेचर ज़्यादा, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा, ठीक है. सो 20 और करेक्ट आंसर चैप्टर नंबर 11 हीट से लिया गया है. नाउ 19 पे आते हैं द चार्ज विच इज यूज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड. जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में जिम्मेदार हो उस चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटा ये चार्ज ही नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बेटा ये भी चार्ज नहीं है. फील्ड चार्ज, यस बिल्कुल फील्ड चार्ज. एंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इज टेस्ट चार्ज, ठीक है. तो फील्ड चार्ज वो चार्ज है जो कि बेसिकली जिम्मेदार है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी. चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लिया गया है. आगे बढ़ते हैं. द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड. एवरेज वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है किसी कंडक्टर में, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे होते हैं ना, सो प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी. अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, फेज वेलोसिटी बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे. तो इसका करेक्ट आंसर याद रख लेना अपने पास कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो कि चार्ज को मूव करने में मदद देती है कंडक्टर के थ्रू, ठीक है. सो चैप्टर नंबर 12 अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लिया गया. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, डायमीटर, मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो और डायमीटर देखो, एक ही चीज़ होती है. देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो अगर ऐसा एरिया है राउंड होती है ना वायर कंडक्टर का. सो पाई आर स्क्वायर. रेडियस किस में छुपा है, डायमीटर में. तो इट मीन्स के दो आंसर तो सही हो नहीं सकते क्योंकि दो का आंसर ही नहीं दिया, तो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है. अब इन दोनों में खेल सकते हो तो आपके पास करेक्ट आंसर. दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मूला याद कर लो. फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू डेंसिटी एल लेंथ अपॉन एरिया. अगर मैं डेंसिटी बोलता हूँ क्योंकि सेम कंडक्टर है तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, तो कांस्टेंट और इक्वल्स टू का हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा. तो देखो जो ऊपर वाले हैं तो ये क्या होते हैं, डायरेक्ट, और जो नीचे वाले हैं ये क्या होते हैं, इन्वर्स, ठीक है. तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो ये एरिया और रेजिस्टेंस के दरमियान में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है. जबकि लेंथ और रेजिस्टेंस के दरमियान में कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, लेंथ. इफ वी इंक्रीज लेंथ रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस. चलिए चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी. आगे बढ़ते हैं. अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू, ट्रांसफार्मर किस काम आता है भाई, टू ट्रांसफॉर्म अल्टरनेट वोल्टेज, कन्वर्ट डीसी इनटू एसी. भाई ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये काम किसका है, ऑसिलेटर का. ये डायरेक्ट करंट को एसी करंट के सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है. जबकि सी ऑप्शन है कन्वर्ट एसी इनटू डीसी. बेटा इसका भी आंसर बता देता हूँ, ये रेक्टिफायर होता है, ट्रांसफार्मर नहीं होता. कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमारे घर का जनरेटर होता है, ठीक है. तो एक ऑप्शन बच जाता है. ये तो ये हो गया जो हमने लेटरल थिंकिंग की, ठीक है, तो आंसर ये बच गया. बाकी ट्रांसफार्मर ही वो ट्रांसफार्मर होता है जो हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप, जो क्या करता है या तो इसको इन्हांस करेगा, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करता है.
तो इट बेसिकली ट्रांसफॉर्म द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर इज ए। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आगे बढ़ते हैं। द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन द रेशो आर्म इज इक्वल टू 0, द रेशो आर्म इज इक्वल टू 10, एनी वैल्यू और बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो अक्सर बच्चे ए बी ट्रू करके आ जाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि ये ऑप्शन क्यों दिया होगा, इसीलिए दिया होगा ताकि हम इसको करेक्ट कर सके। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सो अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन समझ लो। ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा उस वक्त सेंसिटिव महसूस करेगा कि जब इसके तमाम रेजिस्टर्स, तमाम से मुराद ये 4 रेजिस्टर्स की वैल्यू बराबर हो जाए, मीन्स सारे 2 ओम हो जाएं, सारे 1 ओम हो जाएं, ठीक है। तो बोल रहा है इनका रेशो आर्म, अगर रेशो आर्म लेता हूँ, ये 2 आर्म पकड़ लेता हूँ, तो R1/R3 मुझे बताओ क्या होगा। मान लो इधर कोई भी वैल्यू है, 1 ओम है, तो सारे मैं बोल रहा हूँ सेंसिटिव उस वक्त होंगे जब सारे 1 ओम हो जाए। तो 1/1 आंसर क्या देगा 1। 2 कर लेते हैं तो 2/2 आंसर क्या देगा 1। तो हमेशा इसका रेशो आर्म क्या निकलेगा 1, क्योंकि सेंसिटिव की कंडीशन है कि इसके सारे रेजिस्टेंस जो हों वो बराबर हों। सो चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स डैश इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर कैसा होता है अभी बताया था मैंने आपको। देखो इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। तो वो फ्लो नहीं कर पा रहे होते, फ्लो नहीं करते तो चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होता तो चार्ज पर यूनिट टाइम विच इज़ करंट नहीं होता, करंट नहीं होता तो फिर कंडक्ट नहीं करता। सो 4 ऑप्शन आ गए, इलेक्ट्रिक, ओपन, क्लोज और फ्री। तो याद रखना कंडक्टर में, कंडक्टर की खासियत यही है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट कैन मूव ईजिली सो एज टू प्रोड्यूस करंट। सो चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे बढ़ते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये इसके नाम से जाहिर है, बहुत आसान था ये वाला एमसीक्यू। कॉम्पटन्स इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो रिफ्रैक्शन, गैमा रेस, काउंटर, गीगर काउंटर और वो सब चीज़ें पूछ रहा है। खैर फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो किस पे बेस्ड है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है। तो ये लास्ट एमसीक्यू था हमारे पास, चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इवेंचुअली बहुत आसान सा पेपर था ये, और 15 मिनट में आपको करना होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और आप लोगों को कोई और पेपर्स चाहिए हो, एनईडी के पास पेपर्स चाहिए हो, मुझे ज़रूर बताओ। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। ये देखो ये मेरी फ़ीस है, ठीक है, ये तुम नहीं खाना, ठीक है। सो सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।